हेलो एंड वेलकम टू रिदेश टेक्नो हब। फ्रेंड्स, आज हम बल्क मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं। पहले हम इसका ओवरव्यू समझ लेंगे। बल्क मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता क्या है, ये कहाँ यूज होता है। उसके बाद हम बल्क मटेरियल क्या है ये समझेंगे, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम बल्क मटेरियल कन्वे करने के लिए जो बेल्ट कन्वेयर सिस्टम का यूज होता है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू ऑफ BMHS लेंगे। BMHS जो है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल जो कि पाउडरी इन नेचर, ग्रैनुलर और लंपी इन नेचर है, उसको अपने पॉइंट ऑफ जनरेशन से आपका प्रोसेसिंग यूनिट तक ट्रांसफ़र करता है। जहाँ जनरेट हुआ वहाँ से वो ट्रांसफ़र करेगा अपने प्रोसेसिंग यूनिट तक। कैसे करेगा? या तो बेल्ट कन्वेयर्स का यूज करेगा या स्क्रू कन्वेयर्स का यूज करेगा। मूविंग टेबल भी यूज होते हैं, तो स्टैकर, रिक्लेमर, ये सब का यूज करते हुए वो लार्ज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को ट्रांसफ़र करेगा अपने पॉइंट ऑफ जनरेशन से प्रोसेसिंग यूनिट तक। किस तरह की इंडस्ट्री में हम यूज करेंगे इसको हम मेटल मिनरल में यूज करेंगे, फूड एंड बिवरेज इंडस्ट्री में यूज करेंगे। लगभग हर एक आज के डेट में हर एक इंडस्ट्री जो कंटिन्यूस रनिंग प्रोसेस है उसमें वो यूज होता है। तो अभी हम समझते हैं बल्क मटेरियल होता क्या है, किस तरह के चीज़ को हम बल्क मटेरियल बोलेंगे। अगर हम कोई भी मटेरियल को वर्टिकली फ्रीली फ्लो करते हैं, नीचे फ्रीली फ्लो कराते हैं, कहाँ करते हैं? एक स्टैटिक सरफेस पे करते हैं। ये रहा एक स्टैटिक सरफेस, और ये मटेरियल गिरने के बाद एक हिप फॉर्म कर लेता है। तो हम इस मटेरियल को बल्क मटेरियल बोल के बोलेंगे। ये हमारा बल्क मटेरियल बोलेंगे। ये इस तरह के कोई भी मटेरियल को हम बल्क मटेरियल बोलेंगे, जो कि वर्टिकली अगर किसी भी स्टैटिक सरफेस पे गिरता है तो वहाँ वो एक हिप फॉर्म कर लेगा। आप मिट्टी को गिरा के देखिए जमीन पे, वो गिरते ही हिप फॉर्म कर लेगा। या किसी पाउडर फॉर्म में कोई भी मटेरियल हो, आप गिराएंगे तो वो भी हिप फॉर्म करेगा। उस तरह के मटेरियल को हम बल्क मटेरियल बोल के बोलेंगे। जो सॉलिड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से या तो यूनिट लोड होंगे या तो फिर बल्क लोड होंगे। यूनिट लोड जो है जिसको हम पर यूनिट बेसिस पे ट्रांसफर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैग्स। और बल्क लोड है तो हम इसको पर इसका वेट के हिसाब से हम ट्रांसफ़र करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दिया था ओर्स, कोल, सीमेंट, इसका हम ट्रांसफ़र वेट के बेसिस पे करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बल्क मटेरियल। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ सरचार्ज। ये दो क्या होता है समझते हैं। जैसे मैं आपको बोला था कि बल्क मटेरियल को अगर हम वर्टिकली किसी भी स्टैटिक सरफेस पे फ्लो कराएंगे तो वो गिरने के बाद एक हिप फॉर्म कर लेगा। उस हिप जो इंक्लिनेशन एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये इंक्लिनेशन एंगल, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ये जो एंगल है ये फ्लोएबिलिटी, मतलब मटेरियल कितना इजीली फ्लो करता है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। अगर हमारा मटेरियल का थीटा आर ज़्यादा है तो उसका फ्लोएबिलिटी जो है वो घट जाएगा। फ्लोएबिलिटी विल गेट डिक्रीज्ड। हमने स्टैटिक सरफेस तो देखा, अगर हमारा ये सरफेस जो है ये मूविंग है, जैसे प्रैक्टिकल कंडीशन में या तो ऑसिलेटिंग है या इंटरनल एजिटेशन के चलते ये सरफेस मूव कर रहा है, तो आपका जो मटेरियल गिरेगा और जो हिप बनाएगा वो थोड़ा सा और फैल जाएगा, इस तरह से फैल जाएगा। पहले आपका ये हिप बना था, अभी ये फैल गया है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये एंगल हिप का,
इसको हम बोलेंगे थीटा एस, वो होगा द सरचार्ज एंगल, सरचार्ज एंगल। ये किसी मूविंग सरफेस पे या तो फ्लैट कन्वेयर बेल्ट पे जब आपका मटेरियल डंप होता है और ये जो हिप बनाता है, इस पे आप ये सरचार्ज एंगल आपको मिलेगा। जो एंगल आप देखते हैं वो है वो सरचार्ज एंगल। तो आज आपने एंगल ऑफ रिपोज क्या है और एंगल ऑफ सरचार्ज क्या है ये समझ लिया। एंगल ऑफ सरचार्ज जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से 15 से 20 डिग्री, 15 से 20 डिग्री एज पर BIS नाम वो कम होता है। तो हम अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो लंपीनेस है। अगर एक गिवन वॉल्यूम ऑफ बल्क मटेरियल को हम लेंगे और उसका जो पार्टिकल्स है, यूनिफॉर्म पार्टिकल्स है जिसको हम लम्प्स बोलते हैं, उसका अगर हम साइज नापेंगे तो उसका जो हाईएस्ट लीनियर डायमेंशन है ये A, जो कि डायगोनल होना चाहिए, उसको हम लेंगे। उसको नाप के अगर हम देखेंगे कि ये जो मैक्सिमम A डिवाइडेड बाय मिनिमम A मैक्स बाय A मीन, अगर ये लेस देन 2.5 है तो इसको हम बोलेंगे साइज्ड मटेरियल, या इसको क्लासिफाइड मटेरियल भी बोलेंगे। लेकिन अगर ये A मैक्स बाई A मीन अगर ये 2.5 से ग्रेटर है तो हम इसको बोलेंगे कि ये मटेरियल अनसाइज्ड या नॉन क्लासिफाइड मटेरियल है। नॉन क्लासिफाइड मटेरियल है। हम अगर अनसाइज्ड है, मान लीजिए ये मटेरियल अनसाइज्ड है तो हमें इसको साइज्ड में लाना है थ्रू डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोसेसेस से हमें इसको साइज्ड मटेरियल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट और एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक टर्म यहाँ यूज होता है, वो है एवरेज लंप साइज। जो होता है उसका फॉर्मूला है A मैक्स प्लस A मीन डिवाइडेड बाई 2। ये तीन टर्म्स हम यूज करते हैं लंपीनेस को कैरेक्टराइज करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या है? वेट ऑफ द लंप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लंप। अगर ये लंप है तो इसका जो वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लंप है, जिसको हम बोलेंगे बल्क डेंसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? पहला डिपेंड करता है साइज ऑफ द पार्टिकल। साइज ऑफ द पार्टिकल मतलब ये जो लंप है ये जो पार्टिकल से बना हुआ है उनका क्या साइज है। सेकेंड चीज है इनका जो मॉइस्चर कंटेंट पे ये डिपेंड करता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एब्रेसिविटी। ये क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल टू वेयर अवे द सरफेस वेयर दे कम इन कांटेक्ट विथ व्हेन इन मोशन। अगर हम देखेंगे कि एक हॉपर से कन्वेयर बेल्ट पे मटेरियल गिर रहा है और वो मटेरियल जब वो विथ टाइम वो सरफेस को वेयर आउट करेगा, तो ये अगर हम मोर एब्रेसिव मटेरियल लेंगे तो ये वेयर आउट फास्टर वेयर आउट होगा, और लेस एब्रेसिव मटेरियल लेंगे तो स्लोअर वेयर आउट होगा। तो ये कितना उस मटेरियल को वेयर आउट करता है उसका प्रॉपर्टी से हमारा ये है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बल्क मटेरियल। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखा? पहला देखा
थीटा आर थीटा एस देखा, एंगल ऑफ सरचार्ज और एंगल ऑफ रिपोज देखा। उसके बाद हमने लंपीनेस कैसे डिपेंड करता है देखा, ए मैक्स बाई ए मीन को देखा। थर्ड हमने देखा बल्क डेंसिटी, और फोर्थ हमने देखा उसका एब्रेसिविटी। तो चलिए अब देखते हैं एक ओवरव्यू ऑफ द बेल्ट कन्वेयर सिस्टम। बल्क मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हम सिस्टम का यूज करते हैं उसमें से बेल्ट कन्वेयर सिस्टम डिफरेंट यूनिट्स को आपका मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। एक बेल्ट कन्वेयर सिस्टम का जो होता है उसको उसका रिक्वायरमेंट होता है एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को पर आवर बेसिस पे ट्रांसपोर्ट करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसका अगर आप देखेंगे एक टिपिकल बेल्ट कन्वेयर का जब मटेरियल लोड होता है तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अगर हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे कि कितना मटेरियल हमारा जा रहा है तो S1 और ये जो हिप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नीचे अपर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन। अपर सेक्शन का अगर सरफेस एरिया S1 लेंगे और लोअर सेक्शन का सरफेस एरिया को S2 लेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल एक्यूमुलेटेड ऑन द बेल्ट, इसका एरिया टोटल एरिया क्या होगा, अपर सेक्शन प्लस लोअर सेक्शन S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो इसको अगर आप वेलोसिटी ऑफ बेल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट टाइम। इसको आप V ले लीजिए तो V इंटू बल्क डेंसिटी ऑफ द मटेरियल वो होगा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्टेड, ये वेट पे होगा, टन्स के बेसिस में होगा। तो ये हमारा बेल्ट कन्वेयर सिस्टम का कैपेसिटी हमने देख लिया। तो चलिए अब देखते हैं वर्किंग ऑफ द बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर में मटेरियल जनरली टेल पुली टू हेड पुली मूव होता है। कुछ केसेस में जहां रिवर्सिबल कन्वेयर्स यूज होते हैं वहां आपका फीड पॉइंट और डिस्चार्ज पॉइंट अल्टरनेट होता रहता है। हेड पुली पे आपका फीड पॉइंट और टेल पुली पे डिस्चार्ज पॉइंट, और फिर टेल पुली पे फीड पॉइंट, हेड पुली पे डिस्चार्ज पॉइंट। लेकिन जनरल कंडीशन में फीड पॉइंट जो है वो टेल पुली के पास लोकेट होता है और डिस्चार्ज हेड पुली के पास होता है। आपका सिंगल फीड पॉइंट हो सकता है या मल्टीपल फीड पॉइंट हो सकता है। इस तरह से आपका डिस्चार्ज पॉइंट भी सिंगल हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल जो है उसको हम लोग इंटरमीडिएट डिस्चार्ज पॉइंट्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट डिस्चार्ज के लिए हम लोग को ट्रिपर का यूज किया जाता है और ट्रिपर और प्लाव का भी यूज किया जाता है। Plows are also used for intermediate discharge of the material. स्कीमेटिक डायग्राम एक ट्रिपर का होता है। यहाँ पे ये जो दो पार्ट है ये इंटरमीडिएट पुलीज है और इसका बेल्टिंग जो है इस तरह से आपका फॉरवर्ड पुली और बैकवर्ड पुली के साथ इस पॉइंट पे आपका मटेरियल डंप होगा। तो ये ट्रिपर आपको हेड पुली के पास तो मटेरियल डंप होता ही है, बीच में आपको कहीं भी रिक्वायर हो इसको आप यूज करके ट्रिपर का लोकेट करके उसको मटेरियल बीच में भी डंप कर सकते हैं। और ये है एक प्लाव का स्कीम जहां हमने बोला था मटेरियल, मान लीजिए ये एक बेल्ट है, मटेरियल जा रहा है इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ आप एक प्लाव लगा देंगे तो मटेरियल इधर से इस पॉइंट पे ये मटेरियल डायरेक्टेड होके डंप हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि हम इंटरमीडिएट डिस्चार्ज के लिए या तो एक प्लाव का यूज करेंगे या फिर एक ट्रिपर का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के डिस्कशन का लास्ट पार्ट में जो है मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए बेल्ट कन्वेयर, ये एक टिपिकल बेल्ट कन्वेयर का स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं मैंने ये लिस्ट डाउन कर दिया है। टेल पुली, हेड पुली, जी जो हेड पुली है ये आपका डिस्चार्ज पुली भी है और ड्राइव पुली भी। आपका जो ड्राइव यूनिट है वो हेड पुली के साथ जुड़ा रहता है। कई जगह पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है विच इज जो डिस्चार्ज पुली इन बेल्ट कन्वेयर सिस्टम, तो हेड पुली इज द डिस्चार्ज पुली। जो आइडलर्स इसको ये जो कंपोनेंट्स है ये आइडलर से इसके ऊपर बेल्ट रेस्ट करके कैरी होता है।
ऊपर वाला पार्ट जिस पे आप मटेरियल कैरी करते हैं उसको बोलेंगे कैरिंग रन, और नीचे वाला पार्ट को जो रिटर्न आता है उसको बोलेंगे रिटर्न रन। जो भी आइडलर कैरिंग रन के नीचे है वो है कैरिंग आइडलर्स, जो भी आइडलर्स रिटर्न रन के नीचे है वो है रिटर्न आइडलर्स। और एक टर्म यूज होता है इम्पैक्ट आइडलर, ये है 4 नंबर आपका इम्पैक्ट आइडलर। ये पॉइंट ऑफ लोडिंग के पास यूज होता है। ये देखने के लिए ये डिस्क कोएक्सियल डिस्क होते हैं एक शाफ्ट के ऊपर माउंट किया हुआ, ये देखने के लिए ऐसे ही होता है इम्पैक्ट आइडलर। ये जो क्योंकि पॉइंट ऑफ लोडिंग पे मैक्सिमम इम्पैक्ट आता है एक कन्वेयर बेल्ट पे, तो इसके लिए यहाँ पे इम्पैक्ट आइडलर्स के यूज होता है। और फिर ये कटबोर्ड यूज होता है टू गाइड द मटेरियल टू रिमेन सेंट्रली ऑन द बेल्ट थ्रू सर्टेन डिस्टेंस। थोड़े से डिस्टेंस के लिए बेल्ट के ऊपर अगर मटेरियल सेंट्रली कैरी होके जाता है तो थ्रू आउट द प्रोसेस वो चला जाता है। फिर आता है ये टेकअप यूनिट। टेकअप यूनिट का फंक्शन है टू रिटेन द टेंशन ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।